हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके विद्यालयम। बीके विद्यालयम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न का डिस्कस करेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो कुछ सवाल हैं ये सवाल वर्ष 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और एक बात और, आप लोग इस वीडियो को फॉलो करें। इस वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के यानी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे दीर्घोत्तरीय हो, चाहे लघुत्तरीय हो, सबका डिस्कशन बारी बारी से किया जाएगा। तो ये वर्ष 2020 में पूछे गए कुछ सवाल हैं, लघुत्तरीय सवाल हैं, जिसका डिस्कशन आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र। मतलब क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कोई आवेश क्यों यहाँ पर रख दिए। ठीक है, जब किसी आवेश को किसी जगह पर रखा जाता है तो इसके आसपास एक ऐसा एरिया होता है, इसके आसपास एक ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कि इस क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को लाए जाए, मान लीजिए आवेश क्यू है, किसी दूसरे आवेश को लाए जाए तो ये आवेश जो है, ये आवेश, ये जो है इस आवेश पे बल लगाता है। ठीक है, ये बल चाहे तो आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल हो सकता है। ठीक ना, तो जब कोई आवेश को किसी जगह पे रखा जाता है तो उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश को बाहर से रखा जाए तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। कौन लगाता है, ये लगाता है। ठीक है, तो इस पूरे एरिया को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। किसका विद्युत क्षेत्र, तो इसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आमतौर पर जैसे कभी कभी क्षेत्र के लिए दो गुटों में लड़ाई होती है। मान लीजिए एक गुट ए है और एक गुट बी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इसके ए जो है अगर इसके एरिया में जाता है तो बी पीट देता है आमतौर में, और बी अगर ए के एरिया में जाता है इधर तो ए पीट देता है। ऐसा होता है ना आमतौर में जब लड़ाई होती है गली में, मोहल्ले में, तो सबका अपना अपना एरिया होता है। उस एरिया में आप जाइएगा तो वो पीट देगा, आप उसके एरिया में जाएगा तो वो पीट देगा। तो उसी तरह है, जब कोई आवेश किसी जगह पर है तो उसके चारों तरफ एक एरिया बनता है। उस एरिया में अगर दूसरा कोई आवेश आएगा तो क्या लगेगा, बल लगाएगा, यानी पीट दिया। बल लगाना मतलब पीट दिया। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बात है, कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इस एरिया को विद्युत क्षेत्र कहा गया है। किसका विद्युत क्षेत्र, इसका है। क्यों, क्योंकि ये बल लगाया किस पे, ये विद्युत बल का अनुभव किया। ठीक है, अब बात आती है फिर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो ये समझ गए कि विद्युत क्षेत्र ही है। अब ये विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग, इसका एरिया जो क्यू का एरिया जो है ये कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है, इसी को पता करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन किया जाता है। जिस तरह यहाँ भी मान लीजिए ए का एरिया, बी का चला चलती इस एरिया में कितना है कह सकते हैं, या ए का जो है इस एरिया में चला चलती कितना है, कितना वो स्ट्रांग है, पावरफुल आदमी है। उस तरह आवेश कितना पावरफुल है, कितना इसका क्षेत्र स्ट्रांग है, उसको डिफाइन करने के लिए हम किसको लाते हैं आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या कहता है, देखिए प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मतलब एकांक धनावेश पे जो विद्युत बल लगता है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए क्यू आवेश आया, ठीक है, क्यू आवेश पे कितना एफ बल लगा। ठीक है, तो देख लीजिए एफ बल पे क्यू आवेश पर
F बल लगा, Q चूंकि Q आवेश पर F बल लगा, तो एकांक आवेश पे कितना बल लगेगा, एकांक आवेश पे F/Q बल लगेगा। नहीं, एक ही नियम से, जिस तरह हम लोग निकालते थे 10 आम का दाम अगर 20 रुपया तो एकांक आम का दाम क्या होगा, 20/10 यानी 2 रुपया। उसी तरह Q आवेश पर F बल लगता है, तो एकांक आवेश पे क्या लगेगा, F/Q बल लगेगा। तो एकांक आवेश पे जो बल लगा, एकांक आवेश पे ये बल लगा ना, एकांक आवेश पे जो बल लगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू हो जाएगा F/Q। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बराबर F/Q। मतलब एकांक आवेश पर, नीचे में जो है उसमें एकांक लगा दीजिए, आवेश है, एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/Q। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो परिभाषा भी आ जाएगा फॉर्मूला से ही। कैसे, नीचे में Q है, आवेश है, तो इसमें एकांक लगाइए, एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है, एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है उस बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जितना ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेरण प्रतिघात क्या होती है। प्रेरण प्रतिघात कहता है किसी विद्युत परिपथ में प्ररक्तव द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में प्ररक्त द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को प्रेरण प्रतिघात कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, कोई भी विद्युत परिपथ मान लेते हैं, प्रेरक तो आप लोग जानते हैं, प्रेरक ये इंडक्टर जो होता है इसी को प्रेरक कहा जाता है। तो इसको जब विद्युत परिपथ में लगाते हैं, इंडक्टर क्या से लिखते हैं ना, तो जब हम परिपथ में इंडक्टर को लगाते हैं तो ई भी क्या करता है, एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ई भी क्या करता है, एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जिस तरह नॉर्मल प्रतिरोध आप लोग 10th में पढ़ेंगे या इसमें भी इंटर में भी है, ऐसा प्रतिरोध होता है, नॉर्मल प्रतिरोध होता है ना R। उस तरह इंडक्टर को भी आप किसी अगर विद्युत परिपथ में लगाएंगे तो ये क्या करता है, एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वो करंट को फॉलो होने में दिक्कत करता है। ठीक है, तो इसी प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात क्यों, क्योंकि ये प्रेरक द्वारा उत्पन्न हुआ ये प्रतिरोध, इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। प्रतिघात मतलब प्रतिरोधी हुआ, तो ये प्रेरक द्वारा उत्पन्न हुआ प्रतिरोध, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। लेकिन एक्चुअली में ये भी क्या है, एक तरह का प्रतिरोध ही है, ये भी एक तरह का प्रतिरोध ही है, इसलिए इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी ओम ही होगा। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात भी एक तरह का प्रतिरोधी है जो प्रेरक द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, ओम ही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक क्षार चुंबक की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति को समझाएं। एक क्षार चुंबक है, उसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को समझाना है। ठीक है, तो जा इसके देखते हैं। देखिए, कहता है क्षार चुंबक की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति को समझाएं। तो एक क्षार चुंबक बना लेते हैं। एक क्षार चुंबक है जिसका एक क्या है, नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव, और दूसरा क्या है, साउथ पोल है नहीं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो अक्ष स्थिति क्या होता है, देखिए क्षार चुंबक के अनुदिश ये जो लाइन है, ये जो लाइन इसको बोलते हैं अक्ष पोजीशन। ठीक है, ये है तो आपका अक्ष, और क्षार चुंबक की परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं निरक्ष पोजीशन। ठीक है, तो एक क्षार चुंबक अक्षीय पोजीशन, इसको अगर डिफाइन करना चाहे अक्षीय पोजीशन को क्या बोलेंगे, किसी क्षार चुंबक के अनुदिश, किसी क्षार चुंबक के अनुदिश जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं अक्षीय पोजीशन। नोट कर लीजिएगा इसको, किसी क्षार चुंबक के अनुदिश जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, अक्षीय पोजीशन।
किसी क्षण चुंबक के लंबवत, किसी क्षण चुंबक के लंबवत जो लाइन जाती है, जो रेखा जाती है, उसको क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। ठीक है, बस इतना ही इसको समझाना था, डिफिनेशन लिख दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध निकालना है। संबंध मतलब सूत्र निकालना है क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए एक सतह है ए बी, ठीक है, और इधर विरल माध्यम है, ठीक ना, और ये सघन माध्यम है। एक लाइट आई, ये अभिलंब है, एन से लिखे। एक लाइट आई आपतित किरण, और अपवर्तन के बाद किस तरह चली गई? इस तरह जाएगी, क्योंकि क्रांति कोण बन रहा है। क्रांति कोण जब बनता है तो अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना। और ये आपतन कोण है तो इसको सी लिखते हैं, क्योंकि क्रांति कोण है। जब क्रांति कोण बनता है तो उस समय क्या होता है? अपवर्तित किरण इस तरह मुड़ती है ताकि अपवर्तन कोण 90 डिग्री बने। ठीक है, तो ये फिगर हो गया। ये विरल माध्यम है तो इसका अपवर्तन मान लेते हैं ये हवा है, विरल माध्यम हवा है मान लेते हैं, तो ये म्यू इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और सघन माध्यम है, इसका अपवर्तन मान लेते हैं म्यू मान लेते हैं, या फिर एन मान लेते हैं। बुक में एन भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ स्नेल का नियम लगाते हैं। देखिए स्नेल के नियम से स्नेल के नियम देखिए क्या होगा? साइन आई, आई क्या है? सॉरी, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू टू अपॉन म्यू वन। ये स्नेल का नियम होता है। तो साइन आई देखिए क्या है? साइन आई, आई क्या है? सी, साइन सी बटे साइन आर, साइन 90 डिग्री, आर तो 90 डिग्री है। म्यू टू होता है सेकेंड माध्यम, जिसमें लाइट अपवर्तित हो गई, तो ये गई, ये सेकेंड माध्यम है। पहला माध्यम है तो दूसरा माध्यम ये है। सेकेंड माध्यम का अपवर्तन क्या है? 1 है, तो 1 अपॉन म्यू वन मतलब फर्स्ट माध्यम का अपवर्तन। तो म्यू लिखे चाहे एन लिखे, तो मान लेते एन लिख दिए। तो साइन सी, साइन 90 क्या? ये 1 हो गया, तो साइन सी इक्वल टू क्या आ गया? 1 अपॉन एन। ठीक है, यही संबंध है किसमें किसमें? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में। ठीक है, साइन 90 का मान होता 1 होता है, तो इसको इस तरह लिख दिया। और इसको और थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। आप लोग इन्वर्स फंक्शन मैथ में पढ़े होंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक बीच संबंध हो गया। ये तो सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना कि ए भी एक सतह है जिसपे एक आपतित किरण सी ओ आई और अपवर्तन के बाद ओ बी के रूप में चली गई। सी क्रांतिक कोण है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, उसके बाद ये लिख दीजिएगा, बस हो गया। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोर का अस्थाई कक्षा, ये बोर है, ठीक है, ये है बोर का अस्थाई कक्षा। बोर का अस्थाई कक्षा। क्वेश्चन पूछा गया था कि बोर के अस्थाई कक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है? कहता है बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2π के गुणज में होता है। उसे अस्थाई कक्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या? जब बोर परमाणु मॉडल दिया था तो बोला था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, वो कुछ फिक्स कक्षा में घूमता है। वो फिक्स कक्षा क्या होता है? वो फिक्स कक्षा वो कक्षा होता है जिनमें कोणीय संवेग जो है किसका? इलेक्ट्रॉन का NH/2π के गुणज में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π के गुणज में होता है। इसका गुणज में मतलब क्या? 1H/2π हो सकता है,
2h/2 हो सकता है, 3h/2 हो सकता है, 4h/2 हो सकता है। इस तरह अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी n का मान 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, गुणज मतलब सिंपली पहाड़ा भी समझ सकते हैं, मल्टीपल। तो सिर्फ इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है जिनमें कोणीय संवेग NH/2 के गुणज में होता है। उन्हीं कक्षाओं को बोर ने क्या नाम दिया? अस्थायी कक्षा। ठीक है, तो लिखा है, पढ़ लीजिए परिभाषा। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग NH/2 के गुणज में होता है, उसे अस्थायी कक्षा कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, लघुत्तरीय सवाल थे। इसी तरह हम लोग और आगे पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको लाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को फॉलो करें तथा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।